अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फेडरल बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज फेडरल बोर्ड की डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लोगों को 5 पेपर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को करेक्ट आंसर्स का अंदाज़ा नहीं होता और समटाइम्स आप लोग खुद से गेस करते हैं जो कि रॉन्ग भी हो जाता है। सो इसलिए ये वीडियो डिज़ाइन की गई ताकि कम टाइम में आपके साथ 5 पेपर्स के एमसीक्यूज़ के करेक्ट आंसर्स को शेयर कर दिया जाए। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं, सो उनको ये बताया जाता है कि क्लास 12th बायोलॉजी का डिटेल्ड गेस्ट पेपर और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं। एंड आई होप कि वो इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है, क्योंकि उस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट करके एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखकर वो डिटेल्ड गेस्ट पेपर डिज़ाइन किया गया है। सो काइंडली आप लोग उस गेस्ट पेपर में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको प्रायोरिटी दीजिएगा। डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। आप लोग पूरी बुक को प्रिपेयर करने की कोशिश करें, लेकिन जो टॉपिक्स उस वीडियो में आपको पर्टिकुलरली बताए गए हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो उन टॉपिक्स पर आप लोग एक्स्ट्रा एनर्जीज इन्वेस्ट करें, एक्स्ट्रा बेहतर तौर पर उनको प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो सके। So let's quickly discuss about the correct answers of the MCQs from past papers and model papers. So the correct MCQ is the first MCQ is the area in lungs where blood vessels and airways pass in and out is called. सो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आपके दो लंग्स हैं, लेफ़्ट लंग है और राइट लंग है। दोनों लंग्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है जहाँ पे हमारा दिल पाया जाता है। उस गैप को मीडियस्टिनम का नाम दिया जाता है। और उसके अलावा दोनों लंग्स में हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जहाँ से हमारा लंग कुछ थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ होता है। ये वो पोजीशन होती है जहाँ से आपकी एयरवेज और जहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स आपके लंग्स में इंटर हो रही होती हैं, और इस ट्रायंगुलर डिप्रेशन को हीलम का नाम दिया जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ हीलम। सो यहाँ पे आप लोग मीडियस्टिनम को मार्क मत कीजिएगा। Next MCQ is antidiuretic hormone promotes the retention of water by stimulating the correct option is option D, permeability of collecting duct to water. बच्चों, please keep it in your mind that antidiuretic hormone is a hormone which is also known as vasopressin. ठीक है, आपसे एग्जाम्स में वेसोप्रेसिन पूछा जाए या एंटी डायूरेटिक हार्मोन पूछा जाए, एक ही बात है। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, ज़रा इसके नाम पे गौर करें। एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में जो रोज़मर्रा यूरिन प्रोड्यूस होता है, उस यूरिन के प्रोडक्शन के फिनोमिना को डायूरेसिस कहा जाता है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जो यूरिन प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। ठीक है, एंटी है, उसके अगेंस्ट है। यूरिन प्रोडक्शन को ये हार्मोन स्टॉप करता है। यूरिन प्रोडक्शन स्टॉप करने की ज़रूरत हमें कब पेश आती है, जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी पानी कम हो जाता है, हमारे ब्लड में पानी कम हो जाता है। तो उस दौरान आपका पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है ताकि आपके यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाए, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाए और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सके। ठीक है, सो ये परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर इंक्रीज़ करता है। Third MCQ is autonomic functions of body such as heartbeat, blood pressure and respiration are controlled by. सो आपको ब्रेन के 4 पार्ट्स के नाम दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तमाम फंक्शंस ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है। तो बच्चों, सिर्फ फंक्शंस को देखें, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, रेस्पायरेशन, ये तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा रेस्पायरेशन थोड़ी सी कंट्रोल में, लेकिन वो भी एक हद तक कंट्रोल में है। हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इस तरह के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, दो सेक्शंस विच आर नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल, वो तमाम एक्शंस आपके ब्रेन का जो हिस्सा कंट्रोल करता है उसे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का नाम दिया जाता है। सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड दैट ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस, all those actions which are not in our conscious control are controlled by medulla oblongata. Fourth MCQ is during human embryonic development first site of RBC formation is. So बच्चों, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब एक फीटस मदर बॉडी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, सो सबसे पहले उसके RBCs कौन सी जगह पे बनना स्टार्ट होते हैं, यॉर्क सैक में। आप लोग जानते हैं कि ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो है उसमें जो यॉर्क सैक है उसमें योग नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो आपके लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मुर्गी या बाकी जो आपके बर्ड्स वगैरह हैं, उनमें योग पाया जाता है और योग आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को, आपके फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है,
लेकिन ह्यूमंस के केस में जो फीटस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मदर प्लेसेंटा के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे योक सैक के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, योक नहीं पाया जाता, रादर वहाँ पे कुछ और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनमें आरबीसीज की प्रोडक्शन शामिल है। Some animals like fiddler crab are busiest during the time of either dawn or dusk or both are called as। सो बच्चों, डॉन एंड डस्क आप लोग जानते हैं कि तुलुए फजर और ग़ुरूब आफ्ताब का जो वक्त है उसे डॉन और डस्क का नाम दिया जाता है। कुछ एनिमल्स के बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डॉन और डस्क यानी तुलुए फजर और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त बहुत बिजी और अपने मतलब मुतहरिक नज़र आते हैं, ठीक है, डायनामिक नज़र आते हैं। सो ऐसे एनिमल्स को क्या नाम दिया जाता है, क्रीपस्कुलर एनिमल्स। बच्चों याद रखें, डायर्नल एनिमल्स वो हैं जो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स वो हैं जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं। आप डे और नाइट से याद रख सकते हैं, ठीक है। डायर्नल डे से याद रख लें कि दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, नॉक्टर्नल नाइट से याद रखें कि दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, एंड सर्केडियन एनिमल्स आर दोज, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ में चला जाता है, ठीक है, जिनकी एनुअल रिदम्स होती हैं। सो बेसिकली क्रीपस्कुलर एनिमल्स हैं जो कि बेसिकली डॉन और डस्क टाइम पे एक्टिव होते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टैचनस इज़ यूजिंग। सो टैचनस बच्चों तशंच की जो बीमारी है, ठीक है, जो आप लोग जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि रोड पे कोई बंदा गिर गया सो उसको टैटनस हो सकता है। सो इस तरह की जो बीमारियाँ, टैटनस इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम टैचनाई, ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है क्लॉस्ट्रीडियम टैचनाई जो कि टैटनस की बीमारी कॉज करता है। सो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है और वो वैक्सीनेशन आपकी टैटनस की डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। Seventh MCQ is the ability to remove wrong nucleotides if it is added mistakenly is called. This is known as proofreading. किसी भी चीज़ को बार बार चेक करना कि वो चीज़ गलत तो नहीं है, ठीक है, इसको हम प्रूफ रीडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी हम ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोलॉजी में पर्टिकुलरली हम डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से गलत लग गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन लगना चाहिए। अब आपको भी पता है कि अगर एडेनिन के साथ थायमीन लगता है, आप एडेनिन के साथ ग्वानिन की बेस पेयरिंग नहीं करवा सकते, तो डेफिनेटली बॉडी को भी पता है। अगर समहाउ एडेनिन के साथ थायमीन की जगह ग्वानिन लग गया, ठीक है, सो अव्वल तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर होगी नहीं, अगर हो भी गई, वहाँ पे वो अटैच हो भी गया, सो प्रूफ रीडिंग के थ्रू ये रिमूव कर दिया गया जाएगा और आपका जो एडेनिन के साथ ग्वानिन अटैच किया गया है वो रिमूव हो जाएगा और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड उस प्लेस पे अटैच करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज प्रूफ रीडिंग। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज़ मेनली ड्यू टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग बायोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं और उनके थ्रू हम सीवेज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Ninth MCQ is vasa recta is a cluster of capillaries present in the nephron of human beings. It is derived from X and surrounds Y, where X are arterioles and Y are tube-like structures. Which of the following correctly identifies X and Y? सो बच्चों, अगर आप लोग अपने बुक में नेफ्रॉन की डायग्राम को खोलकर देखें तो आप लोगों को बहुत बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाएगा कि वेसा रेक्टा आर बेसिकली द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। आपका जो पूरा नेफ्रॉन है उसमें जो आपका ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले पर मुश्तमिल है। सो इनमें से जो लूप ऑफ हेनले है उसके सराउंडिंग में कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिसे वेसल रेक्टा का नाम दिया जाता है, ठीक है। और वो ब्लड वेसल्स भी बेसिकली कौन सी होती हैं, वो इफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं, ठीक है। सो एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, इफरेंट आर्टीरियोल्स, एंड वाई क्या है, लूप ऑफ हेनले। पर्टिकुलरली लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स को वेसा रेक्टा का नाम दिया जाता है। 10th MCQ आपका एक रॉन्ग MCQ है, ठीक है, ऑल्दो दिस इज़ द मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है और मॉडल पेपर ठीक होना चाहिए, लेकिन स्टिल दिस MCQ इज़ रॉन्ग। पूछा यह जा रहा है कि विच ट्रांसफर RNA के बाइंड एट मैसेंजर RNA कोडॉन UGA, ठीक है। सो बच्चों, मैसेंजर RNA का कोडॉन UGA, आप लोग जानते हैं कि UGA इज़ अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के साथ कोई भी ट्रांसफ़र RNA बाइंड नहीं कर सकता। मैसेंजर RNA पे 3 स्टॉप कोडॉन्स हो सकते हैं, हमारे 3 यूनिवर्सल स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है बच्चों, UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं और स्टॉप कोडॉन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा कोडॉन जिसको कोई ट्रांसफ़र RNA रिकग्नाइज नहीं कर सकता, रादर वहाँ पे आपके
रिलीज फैक्टर्स आकर बाइंड करते हैं, ठीक है। सो यूजीए इज़ अ स्टॉप कोडॉन, सो कोई भी ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। लेकिन ये एमसीक्यू आपको दिया गया, सो डेफिनेटली उनके माइंड में इस तरह से आया होगा कि यूजीए के कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग देखें। सो अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाता है तो आप लोग क्लोज मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है उसको मार्क कर दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट समझा जा सकता है, ठीक है। So the next MCQ is the diagram shows a simple reflex arc which labeled part has neurons, cell bodies and non-myelinated parts of nerve fiber. So यहाँ पे C part है, करेक्ट आंसर आपको दे दिया गया है कि C part है जहाँ पे आपके सेल बॉडीज़ भी पाई जाती हैं एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। 12th MCQ इज़ विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू इंसुलिन। सो बच्चों, इंसुलिन आपका एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी ब्लड शुगर को कम करता है। जब भी आपके खून में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी क्या रिलीज़ करती है? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करती है? ब्लड की शुगर को कम करती है। किस तरह से कम करती है? इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, पहला वाला बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन ये काम करती है। इंसुलिन आपकी ब्लड में से ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देती है ग्लाइकोजन में। दूसरा काम यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नए ग्लूकोज का बनना। तो डेफिनेटली इंसुलिन तब रिलीज़ हो रही है जब ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है। जब ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम लोग मज़ीद ग्लूकोज बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इंसुलिन क्या करती है? वो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करती है। इट्स अंडर सिक्रेशन कॉजेज ग्लाइकोस यूरिया, ठीक है। ग्लाइकोस यूरिया बेसिकली क्या है? यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाना। सो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में कम हो जाती है तो आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड आपका किडनीज आपके ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो आपके यूरिन में भी चली जाती है। सो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोस यूरिया, ठीक है। यानी कि आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना। नॉर्मली जो डायबिटिक लोग नहीं होते, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, हम लोग डायबिटिक नहीं हैं। सो हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती। एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होती। डायबिटिक पर्सनस के केस में आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, जो कि कंफर्म करती है कि आपका जो पेंक्रियास है वो प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इट्स अंडर सिक्रेशन कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, सीमिया जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ईमिया का वर्ड हमेशा ब्लड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपो मीन बिलो, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। सो अगर इंसुलिन की अंडर सिक्रेशन हो तो आपके ब्लड में लो ग्लूकोज लेवल नहीं होते बच्चों। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपर होते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते तब ये ठीक था। सो अब ये वाली जो है ये आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि इंसुलिन के ना होने की वजह से, उसकी अंडर सिक्रेशन की वजह से कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो सकता। थर्ड MCQ इज़ द फीचर विच डिस्क्राइब्स ट्रोपोमायोसिन इज। सो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली आप लोगों की एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं है बच्चों, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, धागानुमा प्रोटीन है। आप लोग इसको बुक्स में देख चुके हैं 4th चैप्टर में कि ये एक धागानुमा प्रोटीन है, ठीक है। सो इट इज़ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये आपके पास एक्टिन के साथ भी बाइंड करती है। सो सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Which of the following recombinant DNA technology tool is incorrectly paired with its use? ठीक है। सो आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, DNA लाइगेज। DNA लाइगेज, लाइगेशन का मतलब होता है जॉइनिंग, ठीक है। लाइगेशन सिंपली मीन्स जॉइनिंग। DNA लाइगेज का क्या काम है? DNA को जॉइन करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर है और उसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जॉइन करवाना है, सो उसके लिए आप लोग DNA लाइगेज इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे इसका जो फंक्शन दिया गया है दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इसके फंक्शन में यहाँ पे दिया गया है कि ये प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, तो नहीं बच्चों, ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये रॉन्ग है। What are the phenotypes of parents of a color blind son and non-carrier daughter with normal color vision? ठीक है। सो कलर ब्लाइंड सन, बच्चों कलर ब्लाइंडनेस आप लोग जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक एक्स लिंक ट्रेट है, ठीक है, और एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट का क्या मतलब है कि ये मर्दों में ज़्यादा कॉमन होता है और फीमेल्स में लेस कॉमन होता है। फीमेल सिर्फ और सिर्फ तब जो है वो डिजीज़ शो करेगी जब उसमें दोनों स्मॉल अलील्स पाई जाएंगी, यानी कि एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी।
जबकि मेल के केस में अगर एक भी स्मॉल सी अलील आ गई तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, सो इसके न्यूमेरिकल को जब आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे सो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। इसमें फादर आपका नॉर्मल होगा और मदर आपकी कैरियर होंगी। 16th MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इनमें से बच्चों GATC इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कभी भी एक स्ट्रैंड पे स्टडी नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे आपको सिर्फ एक स्ट्रैंड पे बताया जा रहा है सो आपने दूसरा स्ट्रैंड खुद से अपने माइंड में लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे अगर GATC दिया जा रहा है तो आप इसका दूसरा स्ट्रैंड ऑब्जर्व करें। दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा, G के पैरेलल क्या आएगा C, A के पैरेलल क्या आएगा T के पैरेलल क्या आएगा A और C के पैरेलल क्या आएगा G। ठीक है, सो ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है नीचे भी एग्जैक्टली वही सीक्वेंस चल रहा है बट इन द रिवर्स ऑर्डर। सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस which are arranged symmetrically but in the reverse order are known as palindromic sequences. So the correct option is option A. सेकेंड पेपर के MCQs हम लोग क्विकली डिस्कस करते हैं। विच ट्रांसफर RNA के कैन बाइंड एट मैसेंजर RNA कोडॉन UAC। सो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग देखेंगे, U के कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कि A बाइंड कर सकता है, A के कॉम्प्लीमेंट्री U एंड C के कॉम्प्लीमेंट्री G। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन B. If a man of M blood group marries a woman of N blood group, all their children will have. सो ये आप लोगों के बच्चों को डोमिनेंस की एग्जांपल है। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। अगर आपका मैन M ब्लड ग्रुप शो कर रहा है सो इसका मतलब है कि वो MM है। ठीक है, अगर आपकी वुमन N ब्लड ग्रुप शो कर रही है सो इसका मतलब है कि वो NN है। ठीक है, सो मैन तमाम गेमेट्स M वाले प्रोड्यूस करेगा, वुमेन तमाम गेमेट्स N वाले प्रोड्यूस करेगी। सो M और N गेमेट्स मिलके यानी कि M और N एग और स्पर्म्स मिलके MN चाइल्ड बनाएंगे। ठीक है, सो तमाम बच्चों में ब्लड ग्रुप MN होगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस द फ्लूइड प्रोटीन ऑफ सीमन। ठीक है, सीमन बेसिकली वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर मेल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो बच्चों तीनों ग्लैंड्स, मेल तीनों ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर आपके सीमन की फ्लूइड प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, और सीमन का जो फ्लूइड पोर्शन है उसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। What does the cat show when it runs for its food dish upon hearing the food can opener? ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को अगर याद आ रहा हो कि क्लासिकल कंडीशनिंग ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंडीशनिंग भी आप लोगों ने दो तरह की पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि एक जो एनिमल होता है वो किसी एक स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक डॉग है और डॉग का मालिक हमेशा डॉग को फूड देने से पहले बेल बजाता है। ठीक है, हमेशा डॉग जो है उसका जो मालिक है वो क्या कर रहा है, बेल बजा रहा है और साथ में उसको फूड दे रहा है। सो अब डॉग के माइंड ने दोनों चीज़ों को आपस में एसोसिएट कर लिया। ठीक है, अब अगर किसी दिन उसको बेल बजा के फूड ना भी दी गई तो भी वो स्लाइवेशन शुरू कर देगा। ठीक है, वो एक स्टिमुलस शो करना स्टार्ट कर देगा कि वो बेसिकली फूड के लिए हंगर शो करेगा और फूड के लिए अपनी अट्रैक्शन शो करेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपको कैट की एग्जांपल दी गई है कि कैट अगर फूड कैन ओपनर की आवाज़ सुन रही है तो वो साथ में फ़ौरन से भाग रही है फूड के लिए। ठीक है, सो उसने क्या किया है, उसने उस आवाज़ को एसोसिएट कर लिया है फूड के साथ। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशनिंग इज़ नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग in which the animal associates the two different kind of stimuli। ठीक है, एनिमल दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को आपस में एसोसिएट कर लेता है और सेम रिस्पॉन्स शो करता है फॉर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। नेक्स्ट MCQ इज व्हाट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज इज प्रमोटेड बाय वेसोडाइलेशन। सो अगेन दिस इज़ एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकती हैं। इसमें कन्वेक्शन को भी एक तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है, इसमें रेडिएशन को भी और एवेपोरेशन को भी जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल आप लोग एवेपोरेशन के लिए जाइएगा। नेक्स्ट MCQ इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट। सो इन तमाम में से हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्टिलेज नहीं पाया जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, बहुत छोटे होते हैं ब्रोंक्यूल्स, इस वजह से वहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाए जाते। Then a trait whose alleles are present in both male and female but expresses more in one sex than other are known as sex-linked traits.
ऐसे ट्रेड्स जो किसी एक जेंडर में ज़्यादा प्रिवेल करते नज़र आएँ, किसी एक जेंडर में ज़्यादा कॉमन हो और दूसरे जेंडर में कम नज़र आएँ, उन्हें हम सेक्स लिंक ट्रेड्स का नाम देते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी इनहेबिटिंग इन स्पेस एंड टाइम फॉर्म अ पॉपुलेशन, ठीक है। एक ही स्पीशी के जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब एक जगह पे पाए जाते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। द प्रेजेंट जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक एज कम्पेयर टू इट्स एंसेस्टर्स। लमार्क बिलीव्ड इट कुड बी ड्यू टू डेफिनेटली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप लोग लमार्किज्म को डिटेल में पढ़ चुके हैं, लमार्क्स थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें लमार्क ये कहते हैं कि जितने भी जिराफ थे वो अपनी नेक को स्ट्रेच किया करते थे और पत्तों को उतारने के लिए, और उस वजह से उनकी नेक लंबी हो गई, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस वाज अ रॉन्ग जस्टिफिकेशन, ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और रीजंस थे कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन हुई, लेकिन स्टिल अकॉर्डिंग टू लमार्क दिस वाज inheritance of acquired characteristics. 10th MCQ is crumpled leaves-like structures are found in dash stage of their arc succession. So the correct option is foliase lichen, ठीक है। फोलियोज का लफ्ज़ हमेशा याद रखें, फोलियोज का लफ्ज़ ही हमेशा पत्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप लोग फोलिएज का लफ्ज़ पढ़ते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे सो उनमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फोलिएज के बारे में। सो फोलियोज लाइकन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is myoglobin occurs in. So definitely myoglobin is a muscle protein और ये मसल्स के अंदर पाई जाती है। मायो का लफ्ज़ ही हमेशा मसल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम पोटाशियम ATPase pump is important for and the correct answer is maintenance of resting membrane potential, ठीक है। आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को RMP को मेंटेन करने में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से एक सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है कि वो किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और सोडियम और पोटाशियम को अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहा होता है। 13th MCQ is ovulation is stimulated by the sharp increase of which of the following hormones, and the correct answer is option C, luteinizing hormone, ठीक है। जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन किसे कहते हैं बच्चों? जो आपकी फॉलिकल है उसमें से एग का निकलना। आपको पता है आपकी ओवरी होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकल्स का नाम दिया जाता है। जो मिच्योर फॉलिकल होती है, ठीक है, वो आपकी सर्वाइव करती है, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल का नाम देते हैं। बाकी तमाम फॉलिकल्स आपकी डीजेनरेट हो जाती हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीसिया। जो फॉलिकल आपकी मैच्योर होती है और सर्वाइव करती है, उसमें से एग रिलीज़ होता है और आपके ओविडक्ट में चला जाता है, एंड दिस रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल और अ ग्राफियन फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय अ हार्मोन विच इज़ नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. So the major hormone which is involved in the process of ovulation is luteinizing hormone. Specific sequences 4 or 6 nucleotides arranged symmetrically in reverse order where restriction enzyme works are known as palindromic sequences, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा सीक्वेंस जो सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं बट इन अ रिवर्स ऑर्डर ऑन द 2 DNA strands, they are known as palindromic sequences. During polymerase chain reaction, which enzyme is used to do polymerization of DNA fragments? So बच्चों, polymerase chain reaction में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हम डिनेचुरेशन के दौरान, एक्सटेंशन के दौरान बहुत हाई जो है वो टेम्परेचर्स को अचीव करते हैं, 92 तक जाते हैं, 72 तक जाते हैं। सो इतने टेम्परेचर पे सिर्फ आपका टैग पॉलीमरेज एंजाइम सर्वाइव कर सकता है। सो आप DNA पॉलीमरेज को यहाँ पे करेक्ट नहीं करेंगे, आप टैग पॉलीमरेज को करेक्ट करेंगे। The pancreas releases which of the following hormones? Very simple, glucagon and insulin. Which of the following cells are involved in soft callus formation during repair of bones? So again इस MCQ में ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स दोनों को ठीक समझा जा सकता है, लेकिन आप लोग अगर इनमें से कोई एक चूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग ऑस्टियोब्लास्ट को चूज़ कीजिएगा जी। नेक्स्ट पेपर के MCQs को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? सो जैसे कि मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर में बता चुकी हूँ कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इवेंट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनहेलेशन के इवेंट्स को आप लोग प्रिपेयर कर लें, रट्टा मार लें किसी तरह, और उसको बिल्कुल आप ऑपोजिट कर देंगे इन केस ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सहेलेशन के दौरान कौन कौन से चेंजेस आएंगे। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। सो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इफ़ द बॉडी इज़ ओवर हीटेड द बॉडी टेम्परेचर कैन बी रेगुलेटेड बाय। अगर आपकी बॉडी ओवर हीट हो जाए तो टेम्परेचर को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं स्वेटिंग के थ्रू एंड वेसोडाइलेशन के थ्रू, ठीक है।
ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग फिनोमेना, ठीक है। एवापोरेशन कॉजेज़ कूलिंग, ये आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। सो जितनी स्वेटिंग होगी उतना आपका वो स्वेट जो है वो वेपराइज होगा और उतना ज़्यादा वो हीट, बॉडी की हीट को इस्तेमाल करेगा। सो आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी और वेज़ोडाइलेशन में आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट जो है वो आपकी स्किन तक पहुंच जाती है और स्किन से रिमूव हो जाती है। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका हिपोकैम्पस इन्वॉल्व होता है। आप लोगों ने वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ रखा होगा कि अगर एक बंदे को फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के केस में उसका हिपोकैम्पस डैमेज हो गया, ठीक है। सो अब उसको जो नई बातें हैं वो तो याद है लेकिन पुरानी बातें उसको याद नहीं हैं। सो इसमें आपके पास हिपोकैम्पस इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन में। द टाइप ऑफ एगोनिस्टिक बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय माउंटेन गोरिल्ला इज। सो आप लोग जानते हैं कि माउंटेन गोरिल्ला बड़े नखरे कर रहा होता है, ठीक है, और वो जो इसका एगोनिस्टिक बिहेवियर है वो बेसिकली टेरिटोरियलिटी है। टेरिटोरियलिटी का क्या है, मतलब कि एनिमल्स जो है वो अपनी टेरिटरी का डिफेंस करते हैं, अपने एरिया का डिफेंस करते हैं और अपने एरिया में किसी और को नहीं आने देते, ठीक है। सो ये चीज़ कहलाती है टेरिटोरियलिटी और माउंटेन गोरिल्लास में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि गोरिल्ला अपने इलाके में किसी और को इंटर नहीं होने देते। सो दिस काइंड ऑफ एगोनिस्टिक बिहेवियर इज़ नोन एज टेरिटोरियलिटी। विच वन इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो इनमें से STD में सिफिलिस आ जाती है जो कि एक STD है। लाइटिक सेल्स इन टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर दो मेन सेल्स हैं, लाइटिक सेल्स हैं एंड सर्टोरी सेल्स हैं, ठीक है। सो सर्टोरी सेल्स बेसिकली इनहिबिन हार्मोन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और लाइटिक सेल्स जो हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल मेन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट। सो रिफ्लेक्स एक्शन, आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली वो एक्शंस होते हैं विच आर नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल। सो ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स इन ब्राइट लाइट, जैसे ही आप लोग ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आप लोग आइज़ को ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, आप लोग इवन आइज़ को क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपका प्यूपिल इतनी लाइट इंटेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इज़ नॉट इन आवर कॉन्शियस कंट्रोल। आप लोग अगर चाहें कि आप सूरज को देख के आंखें पूरी खुली रखें तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी गर्म चीज़ से अपने हाथ को खींचना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप लोग जैसे ही आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपना हाथ पीछे करते हैं। स्नीजिंग अगेन, ठीक है, स्नीजिंग भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप लोगों को जब छींक आती है तो वो फिर आती है। और लास्ट है आपके पास पिकिंग पेन टू राइट नेम, ठीक है। पेन उठाना डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है, ये एक वॉलंटरी एक्शन है। आप अपनी मर्ज़ी से पेन उठाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किताब उठाते हैं और इसीलिए फिर अगर काश ये रिफ्लेक्स एक्शन होता सो आपके कंट्रोल में ना होता, फिर आप लोग खुद ब खुद किताबें उठाते। Okay, so next MCQ is when true breeding red and white flowering plants were crossed, all pink offsprings were produced. When these pink flowered plants were self-crossed, the percent of pink flowering offsprings will be. सो इसमें आपका 50% बनता है बच्चों। ये आपके सिंपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल है। आपका 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल दी जा रही है। सो उसमें आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग F1 जनरेशन निकालते हैं तो F1 में सारे के सारे पिंक थे, लेकिन जो आप लोगों की F2 जनरेशन थी उसमें 1:2:1 आपकी आती है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम होती हैं, 2 पिंक 1 रेड एंड 1 वाइट, ठीक है। सो 50% जो है वो आपके पिंक फ्लावर्स जनरेट होंगे। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स अटैचेस टू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट एट P साइट। Hemophilia is more common in males than in females because this trait is sex linked recessive। हमेशा याद रखें, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड या आप कह सकते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड, दे आर मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन, ठीक है। जितनी भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो मर्दों को ज़्यादा मुतासिर करती हैं वो बीमारियाँ, और औरतों में वो कम पाई जाती हैं। Next MCQ is a female having 44 plus XO chromosome web-necked and large number of moles is suffering from। सो ये बच्चों टर्नर सिंड्रोम की एग्जांपल आपको दी जा रही है। आप लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर हर सेल के अंदर एक्सेप्ट जर्मलाइन सेल्स, ठीक है, एग सेल्स को या स्पर्म सेल्स को छोड़कर एक नॉर्मल इंसान के अंदर हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन के अंदर उनके बॉडी सेल्स के अंदर 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है।
सो 44 प्लस XO क्रोमोसोम्स जो हैं ये सिंड्रोम आपका टर्नर सिंड्रोम है. The ability of a particular environment that can support maximum individual is termed as carrying capacity. All of the following are stop codon except. So 3 स्टॉप कोडॉन से बच्चों याद कर लें आप लोग UAA, UAG एंड UGA. इसके अलावा कोई और भी चीज़ है सो वो स्टॉप कोडॉन नहीं है. Identify the part where fertilization of ovum occurs. Ovum mean egg. So ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया जा रहा है. ओवरी, A इज़ द ओवरी. ठीक है, A ओवरी में से आपके एग्स प्रोड्यूस्ड होंगे और B ओविडक्ट में जाएंगे. ठीक है, सो B इज़ द पोर्शन वेयर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. ओविडक्ट के अंदर जो ओविडक्ट का 1/3 पोर्शन है वहाँ पे आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है. To prove DNA replication is semi-conservative, Michelson and Stahl labeled DNA with N15. DNA sample appeared heaviest, which was collected after 0 minutes. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल है, लेकिन इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन्वॉल्व हैं. सो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. Which type of behavior helps animals with short lifespan to live successfully? सो आप लोग जानते हैं कि तमाम वो एनिमल्स जिनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है उनके पास ये चांस नहीं होता कि वो लर्निंग कर सकें. ठीक है बच्चों, वो लर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि लर्निंग में आपका बहुत टाइम लगता है. सो उनमें मोस्टली जो बिहेवियर्स पाए जाते हैं वो इन्नेट बिहेवियर्स होते हैं, वो जबलतन उनमें उनके अंदर पाए जाते हैं, खसलतन पाए जाते हैं. ठीक है, सो इन्नेट बिहेवियर इज़ द करेक्ट आंसर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट हीमोग्लोबिन डू नॉट हैज़ मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन. ठीक है, हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन के मुकाबले में ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कम है. सो ये जो टेबल है हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन, दिस इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल जी. एंड आई होप कि दिस इज़ द लास्ट past paper. So a snail was moving on a table. When the table was tapped, snail stopped moving. When tapping was done repeatedly, snail stopped responding to it. Identify the type of behavior shown. सो बच्चों बताया जा रहा है आपको कि एक स्नेल एक टेबल पे मूव कर रहा था. ठीक है, आपके पास समझें एक टेबल है, एक मेज़ है जिसके ऊपर स्नेल जा रहा है. ठीक है, स्नेल का शेल होता है, आपको पता है. जैसे ही टेबल को टैप किया हमने, ठीक है, यानी कि टेबल पर हमने फिंगर से टैप किया तो स्नेल अपने शेल के अंदर घुस गया. अब जब उसको लगा कि शायद कोई ख़तरा है, जैसे जैसे आप लोगों ने बार बार टैप किया सो अब स्नेल यूज्ड टू हो चुका है, आदी हो चुका है. अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे पता है कि ये ख़तरे की बात नहीं है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नोन एज हैबिचुएशन. Due to lightning, a forest was set on fire and destroyed. The type of succession which will occur there is termed as secondary succession. Definitely, प्राइमरी सक्सेशन में आप लोग जानते हैं कि किसी भी इलाके में, किसी भी हिस्से पे, ज़मीन के टुकड़े पे या किसी भी जगह पे जब पहली दफ़ा आके कोई चीज़ें आबाद होती हैं तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन का नाम देते हैं. ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि आपका ऑलरेडी एक इलाका जो कि पहले आबाद था, अगर वो किसी वजह से गैर आबाद हो गया सो दोबारा से जब वहाँ पे पॉपुलेशंस आएंगी, कम्युनिटीज़ डेवलप होंगी, सो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देंगे. विच वन इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन? सो एड्रेनलिन, पैराथॉर्मोन, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन में से एल्डोस्टेरोन इज़ द स्टेरॉयड हार्मोन. द फॉलोइंग डायग्राम्स शो नेफ्रॉन. आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच अकर्स एट एक्स एंड वाई. सो एक्स बच्चों आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं. ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और वाई आपका क्या है, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. ठीक है, सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आपकी प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही होती है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है, और जो आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे आपकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इनहेलेशन? सो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के अतबार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसकी फेजेस याद कर लीजिएगा. करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन वंस आर इज़ ऑप्शन बी. द वर्कर्स इन अ हनी बी हाइव एग्जिबिट. सो हनी बी जो शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें आपको पता है कि एल्ट्रुइज़म का जज्बा पाया जाता है, कुर्बानी का जज्बा पाया जाता है. ठीक है, जिसमें क्वीन को फर्टिलाइज़ करने का मौका दिया जाता है और बाकी तमाम जो हैं वो वर्कर्स पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ एन एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर. इन द गिवन फिगर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन, हाइपरपोलराइजेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय. सो अगर आपके पास ये लेबलिंग आती है तो आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है नर्व इम्पल्स का टॉपिक. सो यहाँ पे आपके पास P इज़ बेसिकली द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस,
R is basically depolarization, S is referring to repolarization, and Q is referring to hyperpolarization. ठीक है, so Q is basically the hyperpolarization. Which one of the following is not a sexually transmitted disease? So इन तमाम में से जो sexually transmit नहीं होती वो measles है, ठीक है. बाकी तमाम जो है वो आपकी sexually transmitted diseases हैं, STDs हैं. measles, खसरा ये आम पाया जाता है, ये कोई STD नहीं है. The extraembryonic membrane which provides a fluid-filled environment for developing fetus is the correct option is amnion. ठीक है, जब आपको क्लास में ये चीज़ दिखाई गई थी तो आपको बताया गया था कि एमनियोटिक सैक बेसिकली बच्चे के सराउंडिंग्स में एमनियोटिक सैक पाया जाता है जो कि बच्चे को एक फ्लूइड फिल्ड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें वो उसको लिब्रिकेशन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ एमनियोटिक सैक और एमनियन. In pea plant, round and wrinkled seed shape is controlled by capital R and small r alleles respectively. The cross which will give rise 1:1 ratio of both genotypes can be. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है. इसको आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा कि हमारा आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं. So 11th MCQ is baldness is more common in males than in females because it is a sex influence trait. जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होते हैं वो किसी एक जेंडर जो है वो उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो बॉल्डनेस आप लोगों ने देखा है कि गंजापन मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है. सो दिस इज़ अ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट. इन DNA replication the primer the correct option is option D is a short sequence of RNA nucleotides. ठीक है, DNA replication है लेकिन जो प्राइमर है आपका वो RNA nucleotides पर मुश्तमिल होता है. After successful implantation of blastocyst into endometrium of uterus, level of which hormone increases? So आप लोग जानते हैं कि blastocyst बेसिकली एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, बहुत स्टार्टिंग की एम्ब्रियोनिक स्टेज है जिसमें बच्चा यूट्रस की इंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है. सो इसमें फीटस जो है वो हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट करता है जिसे आप ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का नाम देते हैं. जी, a man has hemophilia. Which statement correctly describes the inheritance of this disease? So he inherited the recessive allele from his mother. When a frog flips out its tongue to catch an insect flying past, it is showing which type of behavior? So बच्चों, जब आपका फ्रॉग जो है अगर किसी इंसेक्ट को गुजरते हुए देखता है तो वो ज़ुबान निकालता है. ठीक है, और ये उसकी जबलत में है, ये उसकी खसलत में है. सो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं उन्हें इन्नेट बिहेवियर कहा जाता है. फ्रॉग ने ऐसा करना सीखा नहीं है कहीं से भी, फ्रॉग को ये खुद ब खुद पता है. ठीक है, सो दिस इज़ एन इन्नेट बिहेवियर. When the pituitary gland releases a human growth hormone, what is the effect on the liver? ठीक है, जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है तो उसका लिवर पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो इट स्टिमुलेट्स द लिवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ठीक है, ग्लाइकोजन जब टूटेगा और ग्लूकोज बनेगी तो वो ग्लूकोज इस्तेमाल होगी आपके डेवलपमेंट में. सो इसलिए ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली लिवर पर यही इम्पैक्ट होता है कि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है. Which of the following would increase the rate of heat exchange between an animal and its environment? And the correct answer is wind blowing across the body surface. Homeostasis of blood, osmotic pressure is maintained by which organ? So बच्चों, आपका जो ब्लड है, ब्लड की सफाई सुथराई का तमाम काम किडनीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, सो किडनीज़ ही आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं. यहाँ पे कंफ्यूज होकर हार्ट मत कर दीजिएगा. Emphysema is a condition that results in the destruction of alveoli in the lungs. What effect would this have on the body? So emphysema की वजह से ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके alveoli डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. जब आपके alveoli डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं. Immediate source of energy for muscle contraction is correct option is option C, ATP. ठीक है, reflex action below the neck are under the control of spinal cord. Glands of male reproductive system in human are prostate gland and seminal vesicle. Bulbourethral भी होते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछे गए. So prostate and seminal vesicles are the male glands. A structure which is made up of both fetus and maternal tissue is known as placenta because umbilical cord is particularly made up of fetal tissue. ठीक है, अम्बिलाइकल कॉर्ड पूरा का पूरा फीटस की बॉडी से बना हुआ होता है, उसमें फीटल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जबकि प्लेसेंटा में फीटल और मैटरनल ब्लड वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं. विच वन इज़ अ सेक्स लिंक ट्रेट? सो सेक्स लिमिटेड ट्रेट. ठीक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट मीन ऐसा ट्रेट जो कि एक जेंडर तक महदूद है, किसी एक जेंडर में पाया जाता है. ठीक है, दूसरे जेंडर में नहीं पाया जाता.
सो इनमें से बियर्ड ग्रोथ है दाढ़ी, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जेंडर तक महदूद रहती है. प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट कैन लीड टू struggle for existence. Which of the following is environmental buffers? So the forests are environmental buffers. A genome is a full set of genes in an individual. Study of proper utilization of economically important domesticated animals is known as animal husbandry. Seminiferous tubules grow into epididymis. The change of behavior by life experiences is called learning. सो ये हो गए हमारे 5 पेपर्स के एमसीक्यूज़. और दोबारा से मैं आपको कहना चाहूँगी कि 5 पेपर के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपसे क्वेश्चंस किस तरह के, किस नोयत के पूछे जाएंगे. गेस्ट पेपर्स आप लोगों के साथ बायोलॉजी का बहुत अच्छा, बहुत डिटेल्ड गेस्ट पेपर शेयर किया गया है, ठीक है, जो कि आपको डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ उसी में से आएगा, ठीक है. वो तो एग्ज़ामिनर्स पर डिपेंड करता है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं या नहीं पूछते. लेकिन अगर आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहते हैं तो वो गेस्ट पेपर्स आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है. वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गेस्ट पेपर है जिसमें चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया, ठीक है. सो गेस्ट पेपर्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.